कि अगर कोई गोलीय पृष्ठ होता है तो उसके ऊपर अपवर्तन कैसे होता है, जस्ट उसके बाद दोबारा रिमाइंड करने के लिए। ये याद है आपको कल का चित्र? इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला था, μ2 माइनस μ1 ठीक है। ये इसको दोबारा एक बार दोहरा लें तो आपको याद हो गया क्या है इसके अंदर। जिस भी उसके अंदर मटेरियल के अंदर ये जा रहा है किरण अपवर्तित होकर, उसका जो अपवर्तनांक है उसमें से इसको घटाया और आर, और फिर ये ध्यान रखा चूंकि इसमें से घटाया तो बेसिकली ये इसमें और इसमें यूँ ही रखेंगे सेम याद करने के लिए। और μ2 किसमें v है तो μ2 के साथ v आ गया और μ1 के साथ u आ गया। ठीक है, अब हम कल वाली समस्या पे आते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा अपन बिल्कुल डिटेल में दोबारा करेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, चाहे वो एक ही चीज़ हो आज, लेकिन उसको अच्छी तरह करना जरूरी है। मैं इस वाले पे करता हूँ इसको, कि वो चित्र बनाना इस पे कर लेते हैं, बाकी उस पे करेंगे। ये याद है कल का। अब इसके अंदर ये वाला पृष्ठ अपन ने माना प्रथम और ये माना द्वितीय। ठीक है, इसका सेंटर O मान लेते हैं। अब ये पहला पृष्ठ जो है, क्योंकि इस वाले सर्किल का हिस्सा है तो इसका R1 यहां पर होगा। हाँ मतलब हाँ, वो एक ही बात है। ठीक है, इसी प्रकार इस सरफेस का हम देखेंगे तो ये R2 इसका यहां पर होगा, यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि इसका R2 इधर होगा और R1 यहां पर होगा। इसी प्रकार अगर हम फोकस निकालना चाहें तो इसका फोकस F1 कहलाएगा और इधर ये F2 कहलाएगा। और प्रकाश की गति, अगर प्रकाश इस दिशा में आ रहा है तो जो भी प्रकाश की दिशा में वो सब पॉजिटिव है और जो प्रकाश की विपरीत दिशा में है वो नेगेटिव है, यदि दूरियां ध्रुव से नापी जाए। ठीक है, इसमें कोई यहाँ तक तो बिल्कुल सही थे अपन। अब अपन ने एक लिया किरण, एक बार में अच्छी तरह नहीं खींचो तो यहां आ गई। μ1 अपन ने माना है कि μ1 इज लेस देन और μ2 कौन सा है, लेंस वाला। अब ये इस बिंदु पर जब ये इस कर्वेचर पे आ गया, यानी कि वक्र सरफेस पे आ गया, वक्र पर, तो यहाँ पर ये हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना पतला है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें, इसके ऊपर हमने वो खींचा, अगर हमने यहाँ पे एक टेंजेंट खींची, इसकी स्पर्श रेखा खींची, तो वो स्पर्श रेखा जो C को इससे मिलाएगी किसी भी सर्किल के अंदर, अगर हम यहाँ से इस रेखा को मिलाते हैं और यहाँ पे हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये एंगल क्या होता है, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये वाला सर्किल यहाँ पर है
ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पर ले गए तो कौन से का 90 डिग्री होगा, ये है इंपॉर्टेंट बात। अब बताओ जरा ध्यान से सोच के बताओ, इसका 90 डिग्री बनाने वाला कौन सा C1 होगा अथवा C2 होगा? C1 है ना। तो अब C1 अपन ने लिया यहाँ से, इसको मिलाया C1 से, ये समझ में आ गया क्यों होगा C1 का? क्योंकि अपन ने जब भी ये चित्र बनाया था तो कौन से वाले का था, जिसका कि वो जिस व्रत का वो हिस्सा है। तो ये कौन से व्रत का इसका हिस्सा है? ये वाले व्रत का ये हिस्सा है, तो अपन ने ये बनाया। यानी कि ये वाला जो रेखा जो है, जो आगे जा रही है, ये रेखा इस सरफेस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और ये अगर हम, चूंकि हमें दिया हुआ है कि μ1 कम है μ2 से, यानी विरल से सघन की ओर जा रही है, तो अभिलंब की ओर जाएगी। तो अभिलंब तो ये है, और यहां से क्यों यहां जा रही है, ये सरफेस है इसकी, तो क्या होगा, थोड़ा और शार्प बना लो जिससे आपको लगे कि वाकई में मुड़ रही है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहां पर ये सरफेस नहीं हो तो ये कहां जाएगी, ओके। ये मान लीजिए M है, ये S मान लीजिए, इसको T मान लीजिए, इसको ऑब्जेक्ट है तो इसको कुछ भी मान लीजिए, U मान लीजिए, कुछ भी अलग अलग मानते रहने चाहिए, इससे कि अच्छा तो नहीं, तो दूसरी लिख जाएंगे, T मान लेते हैं, T तो हाँ आ गया, इसको मान लेते हैं N ले लेते हैं बच्चे, एक ही बात है। अभी अपने को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब ये यहाँ पर आ गया इस जगह, अब हमने ये क्या किया, जब यहाँ पर अगर नहीं होता तो ये हमारा क्या होती, ये होती दूरी V1, क्योंकि अब ये आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा जैसे ही हम इसके ऊपर एक और कांच की सरफेस लगा दी। जब हमने यहाँ पर एक कांच की सरफेस लगा दी है तो अब ये रेखा यहाँ पर अपवर्तित होगी T पॉइंट पर, यही है सबसे कठिन इसके अंदर। इसके अंदर कौन सी वक्रता होगी, यानी कि ये रेखा जाएगी यहाँ पर, अगर हम इसका वक्रता त्रिज्या को मिलाते हैं तो कोई दिक्कत। अब ये जहां काट रही है इसको, जो इसके ऊपर हमने मान लीजिए ये सरफेस बना ली, हमेशा थोड़ी सरफेस बना लो जिससे कि अपने को लंब और सरफेस दोनों एक दूसरे के साथ साथ दिखें। ये इसका तरीका है समझने का। इतना बड़ा होता नहीं एक्चुअली तो बहुत छोटा सा, उस बिंदु पे तो बहुत ही छोटा सा लंब होगा, टेंजेंट होगी, बहुत छोटी सी होगी। अपन ने इसको बड़ी बना ली देखने के लिए। अगर अपन ये देखो कि ये लंब है और ये लंब है और ये किरण यहाँ पर आ रही है इसके ये पे, ये तो है लंब, ये सरफेस है, एक किरण यहाँ आ रही है। अभी आ रही है सघन से विरल, तो दूर हटेगी। तो अभिलंब क्या है, अभिलंब ये कौन सी, ये कहाँ पे बना रहा है, आई कहाँ बन रहा है इसका I2, पहले इसको यूं बना लो इसको कि ये है आपका इधर I1 कौन सा था और R1 ये वाला। अब ये I2 हो गया। अब इसकी किसके समरूप हुआ, ये चीज किस चीज के समरूप हुई, अगर हम इसको यूं देखें बिल्कुल कि एक तो ये सरफेस है, इसके ऊपर एक लंब है, ये लंब है, इस सरफेस और लंब जहां कट रहे हैं वहां पर एक आपात किरण है, यही है ना ये चीज, यहां वाले तो यही चीज है। अब ये हम क्या कह रहे हैं, जब ये सघन से विरल जाएगी तो दूर हटेगी, यानी कि इस लंब से दूर हटेगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ये है I2 और R2 कौन सा हुआ,
यही पढ़ा है ना हमने, जो अभिलंब से कोण बनता है वो है। अब इस पूरे के पूरे को उठा के यहाँ पे छोटे रूप में यहाँ पे देखो, तो अपन ने बिल्कुल वही चीज़ बनाई है। इसको थोड़ा और मोटा कर देते हैं, इससे आपको लगेगा कि वही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया क्यों है ये I2 और क्यों है R2, जो कल कंफ्यूजन हो रहा था 12 बच्चों को कि I2 कैसे हुआ, R2 कैसे हुआ। तो इसको बिल्कुल सीधा सा है, जहां भी इसका सिद्धांत ये समझ लो अपने मन में कि जब भी कोई वक्र सरफेस आ जाती है, वक्र पृष्ठ आ जाता है, तो वहां पर जिस भी बिंदु पर I और R निकालना है, उस बिंदु पर एक टेंजेंट बना लो। टेंजेंट को क्या कहते हो? स्पर्शज्या, है ना, एक स्पर्शज्या बना लो। और जैसे आप स्पर्शज्या बनाओ, क्या इसका सिद्धांत हुआ? इसका मतलब यहाँ पे लिख ही लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत बार काम आएगा आपको, पूरे 12th क्लास के सारे चैप्टर्स में काम आता रहेगा, कि किसी भी वक्र पृष्ठ पर आपातित कोण व अपवर्तन की दिशा ज्ञात करने के लिए लंब, या लिखते हैं, के लिए वक्र पृष्ठ व वक्रता त्रिज्या के मिलने वाले बिंदु पर स्पर्शज्या बना लें। ये सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी, जैसे अब ये भी सरफेस यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे मैंने मोटा इसलिए बनाया था जिससे कि यहाँ पर एक सरफेस बन जाए, यानी कि जो आपतित किरण और जो सरफेस है उसके लिए अगर हम इस तरह की बना लेंगे तो हमको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमको I देखना है और कहाँ पे R देखना है। क्योंकि हमारे मन में कन्फ्यूजन इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम इस वाले सरफेस के लिए तो यहाँ से लंब खींच रहे हैं और इस वाली सरफेस के लिए यहाँ से लंब खींच रहे हैं। इस पॉइंट पे भी अगर किसी को थोड़ा सा डाउट हो तो बता दें अभी भी, क्योंकि बहुत, हाँ बेटा बोलो, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं बताऊंगा फिर दोबारा। है बेटा? अच्छा, I2 R2 नहीं समझ में आया। अगर ये यहाँ पर I2 है तो अब R2 क्या होगा? अगर इसको लेंगे हम, इसको क्या करेंगे? दूर जाएगी ना, कहाँ जाएगी दूर? तो इस जगह से मुड़ेगी, इससे ज़्यादा होगा एंगल, ये वाला एंगल है, इधर क्या एंगल होगा? ये वाला, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब दोबारा सुन लो इसको एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छी तरह समझना जरूरी है। हमने क्या कहा है बेटा? हमने कहा है किसी भी वक्र पृष्ठ पर आपतित कोण व अपवर्तन की दिशा ज्ञात करने के लिए वक्र पृष्ठ व वक्रता त्रिज्या के मिलने वाले बिंदु पर स्पर्शज्या बना लें। अर्थात कोई भी कर्व सरफेस है, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे इसको, मान लीजिए ये कर्व सरफेस है हमारी, तो क्या कह रहा है? वक्र आपतित कोण व अपवर्तन की दिशा ज्ञात करने के लिए वक्र पृष्ठ व वक्रता त्रिज्या के मिलने वाले बिंदु पर स्पर्शज्या बना लें। यानी कि अगर ये यहाँ पर इसका C1 है तो वक्रता त्रिज्या कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है मान लीजिए, और आपकी किरण यहाँ से आ रही थी। तो हम लोगों ने क्या सिद्धांत सीखा था कि जो भी
सबसे पहले यहां पर एक स्पर्शज्या बना लें। अब आपने जैसे ही स्पर्शज्या बनाई तो आपको एकदम दिख जाएगा कि ये एंगल आई है, दिखा ना। जैसे स्पर्शज्या, जब तक स्पर्शज्या नहीं बनाएंगे आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा। आपको पता चल गया कि स्पर्शज्या और लंब ये है और ये स्पर्शज्या है। अब ये विरल से और सघन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये पास आएगा। पास किसके आएगा? लंब तो हमारा ये है। अगर ये सीधी लाइन यूं चली जाती, सीधी लाइन जाती तो क्या जाती? ये जाती। लंब की ओर झुक रही है, लंब ये है तो ये इसकी ओर झुक रही है, इसका मतलब ठीक है। ये बिंदु समझ में आया बेटा? अब देखो दूसरी सरफेस। यहां अपन को पता है ये वाला क्या है, ये C2। C2 से जहां भी किरण मिल रही है, यानी ये किरण मिल रही थी जो ए बी, ये उन ए बी में से नहीं है, ये अपना अलग समझने के लिए है। ए बी, तो ए बी किरण कहां आ रही थी? अब देखो यहां पे मान लीजिए आ रही है ए बी, और इसकी वक्रता त्रिज्या C2 से होगी, तो हमने इसकी वक्रता त्रिज्या बना दी। ये लंब के रूप में काम करेगी यदि यहां पर एक सरफेस है तो। अब देखो कितना आसानी समझ में आएगा आपको। ये सरफेस है और यहां पर एक किरण आपातित किरण है। लंब से जो कोण बनता है वो आपात कोण होता है, तो ये I2 हो गया। अब चूंकि ये सघन से विरल की तरफ जा रही है, दूर हटेगी। दूर हटेगी कहां से? ये लंब है, ये लंब है ना बेटा, इस लंब से ये दूर हटेगी, ये इसलिए R2 हुआ। अब समझ में आया? कोई बच्चा इसको इस चीज क्लियर नहीं हुई हो? वैसे ये दोनों चित्र भी बना लेना अपनी कॉपी में प्लीज, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम होगा ना तो ये आपको फायदे में आएंगे। उस समय आपके थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो ये दोनों चित्र बना लो। फोकस, फोकस रखना है बच्चों को, फोकस। कल इतना मैंने माधवेन का एग्जाम्पल दिया था आपको, फोकस फोकस फोकस। अब उसको बुला के भी ले रहा हूँ, मंडे को आएगा वो यहाँ पे, उससे बात करना, फिर बताएगा कि फिजिक्स कैसे पढ़ी थी उसने। एक क्वेश्चन गलत किया उसने, पूरे पूरे एम्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत, वो भी गलती से नंबर बताएगा कैसे गलती कर गया था वो भी। और मैं एक बच्चे से और मिलाऊंगा जिसने नीट के अंदर, जिसकी आई है 80 पोजीशन, और ए उसमें क्या नाम है IIT में आएगी उसकी करीब 40-50 के आसपास। IIT में 40-50 और नीट में 80, दोनों दोनों, हाँ दोनों में अंडर 100। उसको लेके आऊंगा लड़के को। यही पूछना है, केवल एक ही चीज सीखी है मैंने उन बच्चों से, फोकस। सब कुछ भूल गए वो जिंदगी के अंदर इस पूरे साल। अब रोज पिक्चर देख रहे हैं। एक मुझसे फोन करके कहते हैं कि सर आज हमने ये वाली पिक्चर देखी, आज हमने ये वाली पिक्चर देखी, आज हमने ये पिक्चर देखी। उन्होंने पिक्चर हॉल का नाम तक नहीं देखा था पिछले 2 सालों में। बस वही फोकस चाहिए अपने को। आप उस बच्चों से पूछना कि अब तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर क्या है, ये मैंने पूछा नहीं अभी इससे। अगर वो बता दे सही, बिना बिना मोबाइल देखे, तो आप मान जाओगे। उसको तो याद होने चाहिए। अब ये अगर आपका सही अगर समझ में आ गया चित्र, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। बना लो बना लो। हाँ नहीं, कुछ बच्चों ने नहीं बनाया, बनाने दो इसको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और किसी किताब में एक्सप्लेन नहीं किया है। आप अगर इसको NCERT बुक खोल के देखेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि ये हुआ क्या है। बेटा ये है ना, ये है ना, ये है ना कौन,
ये अच्छा, ये इसका ये वाला कोण, या ये अगर आप नहीं बता सकते फिर तो बात ही क्या है, क्या हद ही कर दिया आपने। ये जब जा रहा है, अभी तो इतने से बात कर रहे हैं, ये आइए तो आर कौन सा होगा बताओ जल्दी से, कौन सा, ये वाला एंगल होगा, नहीं वो ये जा रहा है, लंब तो ये है और ये सरफेस है, तो लंब के जो सरफेस का जो कोण है वो जो जा रहा है वो ये बना। इसका मतलब ये क्या हुआ, वो बच्चे से पूछ रहे, एक रुक जाओ, बताओ जल्दी बताओ क्या। हाँ यस, क्यों है, क्यों है, और अभिलंब कौन सा है यहाँ पर, ये इधर वाला नहीं है, इसका जो अभिलंब है, जो अपने वक्रता त्रिज्या के केंद्र से निकल रहा है, वो है हमारा अभिलंब। इतनी बार बार हम लोगों ने इस बारे में बात की है कि जो यहाँ पे बना के दिखाया था ना, दिखाया था ये वाला, ये इसीलिए दिखाया था कि यहाँ पर अपन जो टेंजेंट बना रहे हैं ये एक उसका हिस्सा है, मान लीजिए अगर ये लेंस का, तो ये स्थिति हो रही है, अगर लेंस का ये हिस्सा है तो अपन ये कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब कौन सा हुआ, ओके। अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन, नेक्स्ट स्टेप, किसी भी बच्चे को कहीं समझ में नहीं आए, बस यही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम कभी भी सर को रोक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये अपने मन में रखना। कहीं मैं कोई इसका बुरा नहीं मानूंगा, चाहे आप 10,000 क्वेश्चन पूछोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूछो ना, आप पढ़ो, ये तो है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, अब शुरू करते हैं इसकी थ्योरी, जो असली जो लेंस की जो थ्योरी है। सबसे पहला सिद्धांत तो ये है कि यहाँ दो अपवर्तन हो रहे हैं, है ना, तो इसकी क्या चीज है, ये लिखना पड़ेगा अपने को, 2 बार, ये लिख लो एक बार, क्या लिखा है दूसरा सिद्धांत, कि अगर मान लीजिए ये सरफेस नहीं होती तो हमारा यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब ये आभासी प्रतिबिंब जैसे ही हमने दूसरी सरफेस लगाई है तो ये आभासी प्रतिबिंब इसके लिए, इस सरफेस के लिए बिंब बन गया। इसका मतलब बिंब कहां बना, इस जगह, यहां पे आई ना बिंब की रेखा, ये पूरा पूरा बिंब के रूप में काम करेगा, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, ये पूरा एक हम मान के चल रहे हैं कि सारा कांच का, एक ही कांच का बना हुआ है। तो तीसरा सिद्धांत क्या हुआ इसका, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इतना हंसो मत, एग्जाम में बहुत रोना आएगा। आभासी प्रतिबिंब, सरस्वती माँ की अगर कभी भी इंसल्ट की ना तो फिर जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, मान लेना, कितनी कोशिश कर लो। फिर आभासी प्रतिबिंब पृष्ठ 2 के लिए बिंब होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पहले तो हमने इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर जो ये फार्मूला निकाला था उसको अप्लाई करेंगे और फिर इस गोलीय पृष्ठ पर उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। और चूंकि लेंस दोनों को जोड़ने से बना हुआ है इसलिए दोनों के अपवर्तन को जोड़ देंगे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखें जरा इसको,
फार्मूला वो लिखा हुआ है सामने, इतनी सरल सी चीज़ है कि इसमें मतलब बिल्कुल करेक्टली आप लोग बता देना, कहीं इसके अंदर इसमें भूल मत करना, क्योंकि अपन ने इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया है ना, इन्वेस्ट किया है, इसलिए अब वो चीज़ में गलत नहीं होना चाहिए अपने को, है ना। अपने पास फार्मूला वो है। अब ले लो पहले पृष्ठ 1 के लिए, क्या है ये फार्मूला, μ2 माइनस μ1, है ना। अब यहाँ पे लिखो μ2 माइनस μ1, यहाँ तो बिल्कुल उत्तर सरफेस है, वैसे को लिख सकते हो आराम से, अपॉन R1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस बताओ, तुम सोच के बताओ। अपन ने यहाँ क्या लिखा है, पहले अभी तो पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं, दूसरे के नहीं। अभी तो ये प्रतिबिंब भी है, ये V1 है, अभी प्रतिबिंब की दूरी है, अभी ये प्रतिबिंब की दूरी है, हाँ नहीं है। μ2 यहाँ पे क्या लिखा बच्चे, μ2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये है, इस समय प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, अभी आभासी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसलिए ये आएगा μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U, तो ये μ1 और यहाँ पर U क्या है, कहाँ रखा है, अभी माइनस प्लस की बात मत करो, पहले रखने, जब मान रखोगे, जब देखो अब तो मान रख के बना चुके हैं ना इस फार्मूले के अपन। अगर हम लिखते ABCD में लिखते और फिर उसका मान लिखते उसके अंदर -R + R, तब वो चीज़ आती है उसके अंदर। यहाँ तो अपन ऑलरेडी उसके अंदर लिख के बनाया, उस फार्मूले को निकाला था हमने इसी चीज़ को। ये आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ, दोबारा एक बार और चीज़ आपने बोल दिया, दोहरा देता हूँ कि जब भी हमारे को ABCD यानी कि अननोन संख्याओं में अगर हमने लंबाई लिखी है, तो उसके अंदर जब हम U V इत्यादि लिखेंगे तब उसके अंदर चिन्ह आएंगे। लेकिन अगर कोई U V I ये पहले से अगर बना हुआ है फार्मूला, अगर हमारा उसी आधार पे निकाला है, तो उसके अंदर पुनः अपन चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब हम मान लीजिए इसमें से कोई सी भी एक चीज़ अननोन है, जब हम अननोन को सॉल्व करेंगे तो उसका अपने आप साइन आएगा, वो उसको बताएगा कि ये साइन कहाँ है, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि अपन साइन हर जगह चेंज कर दें। जब हम AB लंबाई लिख रहे हैं, मान लीजिए NO OC1, जब इन दूरियों को लिख रहे हैं OM, अगर हम लिखेंगे OM तो OM प्लस ही रहेगा, लेकिन जब हम उसको लिख रहे होंगे तो भी प्लस न, तो भी प्लस रहेगा, क्यों, उसका माइन प्लस रहेगा, क्योंकि दिशा प्रकाश की ये है, तो OM पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार OC1 पॉजिटिव होगा, यानी कि R1 पॉजिटिव होगा, अगर हम ABCD इससे कन्वर्ट कर रहे हैं तो। इसी प्रकार OR2 नेगेटिव होगा, यानी OC2 नेगेटिव होगा, और U यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लो, इससे कहीं जिंदगी में कभी दोबारा दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो अपन ने पृष्ठ 1 के लिए अपवर्तन देखा ये वाला, अब पृष्ठ 2 के लिए बताओ। अपन ने लिखा क्या, यहाँ पर क्या होगा, μ1 ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, बताओ जल्दी बताओ, सोच के बताओ। μ1 अपॉन V, ये सब अलग अलग क्यों हो गए, अभी तो इतना कॉन्फिडेंटली अपन ने ये किया, इतना लिखा है, तो इसको फिर लिखने में क्यों गड़बड़ हो रहे हैं। ये जो V1 था ये कौन से उसके अंदर है, लेकिन अपन ने यहाँ पे देखा था ना, पूरा पूरा ये वाला था इसका, यानी कि इस वाले मटेरियल का पूरा था। अपने मान के चल रहे थे कि ये नहीं है और ये नहीं है, तो यहाँ तक पूरे का क्या था अपवर्तनांक μ2।
क्यों, ये तो है ही नहीं ना, पिक्चर में था ही नहीं उस समय। जब पिक्चर में ये भी था ही नहीं, तब अपना यहाँ पर बन रहा था प्रतिबिंब। तो ये मान के चल रहे थे कि हम ये पूरे में, यहाँ माना था ना इसको, ये पूरे के अंदर। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा इसका। ये तो मुझे ही पता है μ1 होगा, लेकिन μ क्या होगा। V2 तो है ही नहीं बेटा, V2 तो है ही नहीं। अच्छा, तो नाम नहीं दिया, बेनाम है, अभी भी है। μ1 अपॉन क्या आएगा, पहले कोई सोचो कि क्या चीज है यहाँ पे, क्या दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ पर, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, जो अब जो रियल बन रहा है इसके कारण प्रतिबिंब। अब जो V1 है, ये तो बिंब की दूरी हो गई ना, इसके लिए बिंब है ये इसके लिए अब बिंब है। अपन ने इसकी तो बात की, यहाँ पे लिखा था बार बार, आभासी प्रतिबिंब प्रश्न 2 के लिए बिंब होगा। अब आप ये वाला जो दूरी थी जो उसके लिए V थी, वो यहाँ पे इसके लिए U है। ये तो समझना है इसके अंदर। दोबारा नहीं, अब कुछ बच्चों के तो हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों के नहीं हुआ है अभी भी समझ में। देखो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, μ2 अपॉन V, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी कहाँ से, ध्रुव से। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से μ1 में बना है ना प्रतिबिंब, μ1 मतलब इसके अंदर प्रतिबिंब की दूरी क्या है, OS, यानी कि इसको V कह देते हैं। ठीक है, सिंपल। अब बताओ क्या होगा, माइनस μ2, यानी कि ये जो V1 बन रहा था, ये किसके कारण बना था, जबकि केवल ये सरफेस थी। ठीक है ना, जबकि ये सरफेस थी, इसका मतलब यहाँ पूरे में μ2 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये μ2 अपॉन, ये दोनों समझ में आ गया या नहीं बताओ। एनी बच्चा, कोई भी बच्चा बताओ जिसको नहीं आया हो। हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। देखो अपना ये फॉर्मूला इसलिए मैंने लिखा था सबसे पहले आके कि मुझे पता था इसका अपने को बार बार यूज़ करना है। अगर मैं नहीं लिखता तो इसको अभी तक बाकी कंफ्यूज होते रहते क्या हो रहा है। अगर इसको देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, μ2 यानी कि जिसके अंदर अपवर्तित होके जा रही है किरण, उसका म्यू, जिस पर किरण अपवर्तित होके जा रही है, यहां पे जा रही है, इसका म्यू क्या है, μ1। तो अपन ने लिखा μ1। नीचे लिखा अपन ने प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से यानी कि V, ये आ गया V। ठीक है, अब दूसरा क्या है, μ1। μ1 क्या था, जिससे वो किरण आई थी, यानी कि ये जो किरण जिस भी माध्यम से आई थी उसके अंदर, तो ये किरण किस माध्यम से आ रही है, μ2 से, इसलिए ये μ2। और इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि ये अब अपने को क्या निकालना है, U क्या है, आभासी बिंब। आभासी बिंब बन गया, जो आभासी प्रतिबिंब था वो बिंब बन गया। इसके लिए इस वाली सरफेस के लिए ये बिंब है, इस वाली सरफेस के लिए ये आभासी प्रतिबिंब था। बोल बच्चे, आप बोलता हो, टी शर्ट पहन रखी है जो ऑरेंज वाली ने। नो यू नॉट यू, आप बताओ बच्ची, पक्का नहीं आया तो बोलो, कौन जिसको नहीं आया हो, नहीं आया, सेकंड वाला दोबारा देखो। बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि ये आना अपने को आवश्यक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर इसको अभी दिखाता हूं मैं आपको, अगर मान लीजिए ये सरफेस नहीं थी, अगर ये सरफेस नहीं थी तो इसमें कुछ फर्क दिख रहा है, नहीं है ना। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ आके बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा था। अगर इसको मान ले यहाँ पे भी m था, आपको और भी सरलता हो जाएगी समझने में।
ये m था और ये s था, s m पे प्रतिबिंब बनता अगर ये सरफेस नहीं होती नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक सरफेस दूसरी हमने इसके अंदर लगा दी, तो इसका मतलब इस वाली सरफेस पे अब अपवर्तन होगा, डबल अपवर्तन हो रहा है ना, एक तो पहले तो यहाँ हो गया था, अब यहाँ पे अपवर्तन होगा। जब यहाँ पे अपवर्तन होगा तो इसके लिए बिंब कौन होगा, ये वाला, क्योंकि आपने उसके रास्ते को काट दिया, अब ये बिंब बन गया और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना अल्टीमेटली जाके V पर, जो इसकी अपवर्तित किरण है S पे। ठीक है, नहीं सच बताओ, ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन करेंगे जस्ट इसके बाद, क्योंकि ये बहुत सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है, ये मतलब इसमें कंसेप्ट होना चाहिए, है तो बहुत सरल है, ये कंसेप्चुअल ही होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो इस लेंस का इक्वेशन निकलेगी। अपन ने एक गोलीय पृष्ठ दूसरे गोलीय पृष्ठ की तो लिख दिए, अब लेंस के निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो सरफेस, एक बार यहाँ पे अपवर्तन हुआ, एक बार यहाँ पे अपवर्तन हुआ, तो दोनों के अपवर्तन को जोड़ देंगे। इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा लेंस के अपवर्तन की समीकरण एक प्लस 2 होगी। ठीक है, अब जोड़ दो इनको जरा, इसको जोड़ा तो क्या हुआ, जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, μ1/v माइनस μ1 अपॉन किसी को भी कंफ्यूजन जल्दी से बोलो, ये जोड़ के कैसे लिखा, एक स्टेप खा गए हम लोग, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए आपको लगे कि सब गड़बड़ हो गया यहाँ पे। बताओ, μ1/v माइनस, ठीक है, किसी बच्चे को कुछ इसमें समझ में नहीं आया बता देना, एक स्टेप खा गए हम बस। और इधर क्या होगा, यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या हुआ, लिख लेते नहीं गड़बड़, यहाँ आप लोग फिर गड़बड़ कर जाओगे। μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। μ1 कैसे गया, ये क्यों गया भाई, पहले समझ लो इसको, मुझे हर स्टेप पे इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर आप रह गए तो ये हमेशा के लिए गलती रह जाएगी। अपन सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ अपने को दिख रहा है कि ये μ1 μ2 जो है, इसको अगर इसके साइन सही कर लें तो ये कॉमन आ सकता है। अगर हम इसको कर लें, माइनस कर दें इस वाले को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर सकते हैं इसको ऐसे, किसी को कोई दिक्कत, ये कैसे हुआ, दोबारा देखो, मैं चाहता हूँ कि अब एक एक स्टेप थोड़े से आप लोग मिस करके भी करना सीखो, जिससे कि ना थोड़ा लेवल अपना एक बार थोड़ा सा इंक्रीज हो। तो यहाँ पे क्या है, ये μ1 माइनस μ2, ठीक है, अब इसको अपन समझ लेते हैं अलग से। यहाँ पे देखते हैं μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, ठीक है, अपन इसको लाना चाहते हैं μ2 माइनस μ1 में, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस μ1 प्लस μ2 अपॉन r2। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। अब बताओ किसी को दिक्कत इसके अंदर है, बोलो, नहीं आया, तीसरा तरीके से समझाता हूं इसको, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो नहीं, अपन दोबारा करेंगे ना इसको। अपन ये करें, ऊपर को -1 से गुणा कर दें और नीचे को भी -1 से गुणा कर दें। अगर एक ही चीज को दोनों समान से करते हैं तो वही मान रहता है,
अगर हम -1 से करेंगे तो क्या होगा, ऊपर -μ1 प्लस μ2 और नीचे क्या हो जाएगा -r2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, μ2 माइनस μ1, μ2 -1 अपॉन -r2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर में ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा अपने आप ही, इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, μ2 माइनस μ1 माइनस r2। और कोई समझ में नहीं आया पूछ लो, अभी दोबारा इसको अपन समझा सकते हैं। आ गया, चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसको क्या नहीं आया तो पूछ लेना, मुझे पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है सबको आ जाना चाहिए। एक भी बच्चा रह गया तो वो क्वेश्चन एग्जाम में उसी का गलती होगा, क्योंकि उसमें ना तो कोई भी सहारा देने नहीं होगा उसके, वो अकेले ही बच्चा कर रहा होगा बैठ के एग्जाम। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस μ2 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कॉमन है, μ1, यहाँ लिख लिया μ1 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, इस μ1 को हम ले जाते हैं इधर, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाती है लेंस मेकर इक्वेशन। मेकर माने बनाने वाला, लेंस बनाने वाले के लिए यही समीकरण काम आती है जिससे कि वो लेंस बनाता है। क्यों, अब उसको ये पता है कि अगर हमारे एक की वक्रता त्रिज्या r1 है, एक की वक्रता त्रिज्या r2 है, उसका μ2 ये है पता ही है, और μ1 पता है, यहाँ μ1 पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि अगर उसको कोई भी वस्तु अगर किसी दूरी पर दिख रही है, उसको क्लियर दिखने के लिए उसको कितने पास लाना पड़ेगा, u बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सहायता से वो लेंस का निर्माण करता है। इसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो कितना सिंपल था ये, आपने इसके ऊपर देखा, चित्र भले ही कठिन था, लेकिन इसका डेरिवेशन कितना सरल था। अपन ने देखा कि पहले सरफेस पे लगाया, फिर दूसरी सरफेस पे लगाया, और अब लेंस का निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो अपना ये फार्मूला आ गया। ठीक है, एक्चुअली मुझे लगता है मैं एक क्लास आपकी ना बेसिक मैथ्स की भी ले लूँगा। बेसिक मैथ्स है ना, मुझे लगता है एक क्लास आपकी बेसिक फिजिक्स की एक दिन छोड़ के ना, उसकी जगह बेसिक मैथ्स की चीज़ें कुछ बता दूंगा, जिससे कि आपको कभी भी कोई गलती नहीं आएगी। उसको कहते हैं, कौन सी वाली मैथ्स कहते हैं, नहीं हिंदी में क्या नाम होता है उसका, नहीं ये जो वेदों पे आधारित गणित होती है, वैदिक गणित। मतलब उससे आपको ये फायदा होगा कि एग्जाम में आप जो कैलकुलेशंस करेंगे ना, जैसे कहीं अंडर रूट निकालने को आ गया 0.03 का, फिर आप अटक जाओगे, है ना। फिर अपन किसी को कोई कहता है 2 से 3 को काटा, तो 2/3 का क्या होना चाहिए, आंसर फटाक से एग्जाम आ जाना चाहिए। ये ऐसी चीज़ होती है जो बेसिक आती है एग्जाम के अंदर, साइन थीटा कॉस थीटा कैसे एकदम डायरेक्ट निकल जाए, ये सब आना चाहिए अपने को, है ना। एक दिन एक क्लास लेंगे इसमें कि बेसिक मैथ सारी अपन करेंगे। नहीं, मंडे को नहीं, पहले इसको पूरा करूंगा, किरण प्रकाशिकी को पूरा, उसके बाद पहले किरण प्रकाशिकी पूरा होना जरूरी है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम देखें कि μ1 क्या है, यहाँ μ1 की वैल्यू क्या है,
वायु है, इसलिए μ1 1 है। क्या चीज 1 है? μ1 1 है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? अतः समीकरण अब सिंपल हो गई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस 1/1, यानी कि μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये भी लेंस मेकर फार्मूले का एक अग्रिम रूप होता है, ठीक है ना, अग्रिम रूप होता है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि यदि कोई बिंब फोकस पे रखा है तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बनता है? अनंत पर। और यानी अगर बिंब अनंत पे बन रहा है तो फोकस पर। अगर हम बिंब अनंत पे बनाए, यहाँ पे मान लीजिए बिंब यदि अनंत पर हो तो क्या होगा? तो u मतलब यदि बिंब उस पर हो तो v कहाँ होगा? फोकस पर, यानी कि v फोकस पर होगा, ठीक है। यानी कि जो v है वो क्या हो जाएगा? f। v तो हो जाएगा f के बराबर और u हो गया अनंत के बराबर। अब ये जरा रखना, इसके अंदर मान रख दो तो क्या होगा? 1/f। 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। सब बच्चों क्लियर है ना कि 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 1/f। 1/f इज इक्वल टू क्या हुआ? अब μ2 की जगह मान लीजिए इसको अपन म्यू ही मान लें, क्योंकि अब 1 तो रहा ही नहीं, 1 तो 1 है, तो μ2 की जगह अपन म्यू भी लिख सकते हैं, या μ2 रहने दो, कोई नहीं है, आपको बिना कंफ्यूजन हो जाएगा। 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन में देखें तो राइट हैंड साइड बराबर है दोनों की। समीकरण 1 व 2 में RHS बराबर है, RHS जानते हो ना? अतः हाँ, अतः LHS भी बराबर होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो क्या हो गया? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कहलाता है लेंस फार्मूला। हाँ, रुक जाओ, मैं इसलिए बोल बोल के लिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इनको दोनों को वहाँ उतार देता हूँ, इससे कि इसको मिटा सकूँ। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है अभी मिटाने से पहले, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। आपको ये समझ में आया कि कितना सरल है ये निकालना। लेकिन अगर ये चित्र पता हो तो कि ये चित्र कैसे बन रहा है, अगर हमें चित्र पता है तो फिर इसको निकालना सरल है। लेकिन अगर चित्र नहीं पता होता तो अपने को ये निकालने में बहुत कठिनाई आती। इसलिए इस चित्र को समझना बहुत आवश्यक था, जिससे अपन ने कल के बाद दोबारा इसमें टाइम लगाया। ठीक है,
देखिए अब मेरे ख्याल से सबको पता है कि इसका लेंस सूत्र निकालना कितना सरल है। ओके, मिटा सकता हूँ इसको। देखना भाई कोई पूछने वाला क्वेश्चन तो नहीं, फिर इसको दोबारा मुझसे कहिए लिखो सारा, है श्योर? हाँ, जब आप इसको बेस्ट फ्रेंड मानोगे ना तो मजा है, क्यों बेस्ट फ्रेंड से आप बात करते हो, हाँ तुम क्या कर रही हो या तुम क्या कर रहे हो, हाँ नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड से ही। तो बेस्ट फ्रेंड में क्या खासियत होती है? नहीं, उसके अलावा भी बहुत बड़ी बात होती है। बताओ बेस्ट फ्रेंड में क्यों कहता हूँ इसको बार बार, बेस्ट फ्रेंड क्यों होती है फिजिक्स, क्यों होनी चाहिए? इसके अलावा अगर मान लो बेस्ट फ्रेंड से आपकी कभी झगड़ा भी होता है तो एक दूसरे को मना के वापस दोस्ती हो जाती है। इसलिए इसको हमेशा बेस्ट फ्रेंड समझो, जिससे कि कभी इससे आप डाइवर्ट नहीं हो। यस, यही पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम आज जब अगले साल होगा ना ये वाला महीना, तो जब हम यहाँ पे फंक्शन करेंगे इस बार कि क्या जब रिजल्ट आएगा, तो आप कितने खुश होंगे इस चीज़ को। आज तो आपको लगेगा ना जो सोच के, बाद में आपको बहुत खुशी होगी। जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से अगर 50% बच्चे भी आगे अच्छा बढ़ते हैं तो बहुत बड़े सुख की बात होगी, खुशी की नहीं, सुख की। ठीक है, अब अपन एक चीज और देखना चाहते हैं। अभी तो है टाइम थोड़ा सा। अब एक छोटी चीज बताना चाहता हूं जो आप अपने आप ही लिख लेंगे जल्दी से। अब मान लीजिए लेंसों का संयोजन, इसका बहुत सरल है बिंदु, इसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप देखिएगा। अब ये केवल 3 लाइन का फार्मूला है, इसके अंदर कोई ज़्यादा कठिनाई की चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए 2 लेंस हैं, अभी तक हमने जो सीखा है उसका परीक्षण है ये। कल से आप यहाँ बैठा करो, ठीक है ना, आप यहाँ बैठो बेटा, और सबको नहीं करना चाहिए डिस्टर्ब, अपने आप जो मनाया करो, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन तो बाद में पूछ सकते हैं बेटा इससे, कल से यहाँ बैठना आप, है ना। आप आपस में जो भी क्वेश्चन पूछना है वो सब क्लास के बाद, और अगर यहाँ मुझसे पूछना है तो क्लास में। जब मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे सब कुछ बताने के लिए, आप पूछो ना, मुझसे पूछो, आपस में क्यों पूछना चाहते हो। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने जैसे ही वो निकाली थी इक्वेशन, सेम है, इसको ये मान सकते हैं। सबसे पहले मन में इस क्वेश्चंस का, ये किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। इसको ये मान लो कि दोनों मिला के एक लेंस है, एक लेंस दिखा, ये मान लो कि एक लेंस है। तो जो हमने एक लेंस के अंदर किया था वो इसको यहाँ पे करना है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो 2 लेंस अगर हैं हमारे पास, अगर हमारे पास 2 लेंस हैं तो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि कोई उनका समान एक लेंस हो, कोई सा भी एक समान। जैसे हम रेजिस्टेंस में निकालते थे R1 और R2 सीरीज में है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता था, R1 प्लस R2। जब हम कहते थे कि दोनों पैरेलल हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, ये कहते थे ना, कहते। इसी प्रकार यहाँ का अपन उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, किताबों में नहीं बताते, लेकिन अपन इसको यूज़ करेंगे जिससे कि जल्दी से अपने को समझ में आ जाए कि अब क्या कर रहे हैं। अब अगर ये मान लीजिए एक ही लेंस है और ये चित्र हमारे सामने बना हुआ है, इसलिए इसको नहीं मिटाया, तो अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से चलिए किरण, ये सरफेस पे आई, ठीक है। अब क्या होगा,
और इसका वो कहाँ बनेगा, यानी कि ये क्या दूरी निकली, v1 आभासी प्रतिबिंब बना। अभी तक अपन ने केवल इसी सरफेस का लिया है, अब इस सरफेस पे दोबारा हो रहा है इसका अपवर्तन, यानी ये आएगी यहां पर, और ये क्या होगा v इसके सेंटर से, और u क्या था, ठीक है। क्या बिल्कुल वैसे ही बन गया चित्र। अगर ये दोनों एक से हैं तो इस बड़ा वाला जो अपन ने सोचा है, अपने को ये निकालना है कि ये दोनों अगर पास पास रखे हैं तो अगर एक लेंस हो अगर इसकी जगह, यानी कि इसका इक्विवेलेंट लेंस हो, क्यों फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया उत्तर लेंस का, उसको लगाने के लिए अगर हम दो उत्तर लेंस के बराबर एक कंप्लीट एक उत्तर लेंस का मान निकाल लें, कोई ऐसी समीकरण निकाल लें, तो वो ये कहलाएगा कि हमने उत्तर लेंस की निकाली, लेकिन होगी वो इन दोनों के लिए। अब बताओ क्या हो सकता है इसका। अगर हम लिखें इसको, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पहले ये F1 है ना, तो पहले L1 के लिए इसका मान लीजिए F1 है फोकल लेंथ, और इसका है F2, और इसका कंबाइन का है F, ठीक है। जो अपन ने बड़ा इसको एनवेलप वाला माना, उसका तो F मान लिया, और इसका F1 है, इसका F2 है। अब बताओ L1 के लिए क्या होगा। L1 के लिए अगर हम अपना लेंस का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, तो क्या होगा L1 के लिए, L1 के लिए 1/1 F1 इज इक्वल टू 1/V1 माइनस, सिंपल, कितना सरल है। किताब में आप देख रहे हैं तो कितना कठिनाई से इसको बताया गया है कि 2 पेज में समझाने की कोशिश की है उन्होंने, और सबसे सरल चीज़ थी ये। दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए लिख दो आप, L2 के लिए क्या होगा 1/F2 बराबर 1/V, ठीक है। और अगर हम पूरा एक लेंस मानते हैं, एक पूरे एक के लिए मान लो, पूरे लेंस पूरा एक, जो पूरा एक माना है, पूरा क्या एनवेलप को हिंदी में क्या कहते हो आप, जो एक दूसरे को एक दूसरे ढक देते हैं, मतलब इन दो लेंसों को ढकता हुआ एक लेंस, हिंदी एनवेलप, चलो कोई बात नहीं। पूरा एक लेंस लेने पर मान लो उसकी फोकल लेंथ है कोई बात नहीं, कौन से बेटा, नेचुरली ये तो इसका आभासी था ना बेटा, तो इसके लिए U बन गया था ये दूसरे के लिए, वही तो अपन ने किया था वहां पे। अपन जब मान रहे हैं इसको तो यही तो किया है हमने, सेम बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाया, कहीं कोई अलग चीज नहीं करी अपन ने। अगर इसकी दूरी एक F हो तो क्या होगा 1/, इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ठीक है, 1/V माइनस 1/U। तो इसका मतलब इसको तीसरी इक्वेशन लिखते हैं, इसको पहली लिखते हैं और इसको दूसरी लिखते हैं। अब पहली और दूसरी को जोड़ो तो इस पूरे कंबाइंड लेंस का आना चाहिए, है ना। तो पूरे लेंस का निकालने के लिए, पूरे लेंस के लिए 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू
लिख दूंगा मैं, फिर दोबारा तो करना ही पड़ेगा मेरे को, इसलिए पहले लिख देता हूँ शायद 1/v माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। तो 1/v1 से 1/v कट गया और ये बचा 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और यहाँ अपन ने क्या निकाला था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसलिए समीकरण समीकरण 4 व 3 से क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूज कर रहे हैं कैसे, जैसे कि समानांतर रेजिस्टेंस हो, यानी कि दो रेजिस्टेंस F1 और F2 समानांतर में लगे हुए हैं। इसको याद करने का ये तरीका होता है कि रेजिस्टेंस F1 और F2 समानांतर में लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस F इस इक्वेशन से दिख सकता है, जिसपे जैसे कि वहां दिखता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये जरूर उतार लेना, क्योंकि किसी भी किताब में इसको नहीं समझाया है। उन्होंने बहुत लंबा लिया उन्होंने प्रक्रिया, पहले इसको अलग बनाया, फिर उसको अलग करा, फिर ये तो दिखाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। बच्चा कभी भी नहीं समझ सकता उससे। ये चित्र हमेशा मन में रहना चाहिए कि इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो हमें इक्विवेलेंस होनी चाहिए। इस अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर दो अवतल लेंस होते तो हम क्या करते, इसमें भी हम वही करते। क्या होता, एक लेंस कौन सा बड़ा बनता, ये हमारा एक अवतल लेंस हो जाता। इसका मतलब ये फार्मूला हमारा किसी भी कॉम्बिनेशन में, अर्थात इसका एक कॉम्बिनेशन और भी आ सकता है एग्जाम में। अब वो क्वेश्चंस करेंगे ना, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में आएगा वो। अगर मान लीजिए एक उत्तल फिर एक अवतल और फिर एक उत्तल, ये भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। आपने क्या करना, यस, अब बच्चों कितना इजी हो गया ये। अब वो एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में क्या निकलवाएगा कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है तो प्लस एफ होगी, माइनस F1 होगी, F2 होगी। आपको एकदम पता जाएगा ये कॉम्बिनेशन तीनों का तो मिलके, क्योंकि बीच में आ गया वो, तो तीनों का मिलके तो हमारा उत्तल लेंस के रूप में काम कर रहा है ये। बस तो आप केवल लिख देंगे कि आप उत्तल लेंस है, इसका मतलब कन्वर्जिंग होगी, मतलब इस वाले फॉर्मूले में लगेगा और हमें ये पता होगा कि इसको करना है। समझे, अवतल उत्तल सबके लिए समान है। ये लेंस फार्मूला इसलिए कराता है, सबके लिए समान है फार्मूला, उत्तल के लिए भी अवतल के लिए भी। चाहे तो अपन डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अपने घर पे ड्राइव करके देखना, और फिर अगर नहीं आए तो मुझे बताना। दोनों चीज़ अवतल के लिए करके देखना। अवतल के लिए पहली बार तो अपन ने वो निकाला था जो धरातल की थी, ये वाला। इसको अवतल, अगर ये यूँ हो सरफेस तो कैसे होगा, और इसी प्रकार इसके अंदर ये जो डायग्राम बनाया ना अपन ने, ये अवतल सरफेस पे बना के देखना। ये दो चीज़ करना। कल के लिए होमवर्क ये है कि एक तो इसको अवतल, केवल डायग्राम बनाना, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इसका डायग्राम अवतल के लिए बन जाए और इसका डेरिवेशन अवतल सरफेस के लिए हो। बिल्कुल सेम मेथड, सिंपल मेथड लगाना। कोई कॉम्प्लेक्स, किताब को खोल के मत रखना, केवल किताब को खोल के रखा तो कभी नहीं निकाल सकते उसका आंसर। आपने जो नोट्स बनाए उससे करना, तो आपको एकदम जल्दी से मिल जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना, अपने को उत्तर चाहिए जिससे कि एग्जाम में अपने को फटाफट इनके आंसर्स निकले। ये 3 लेंस लेके बैठ गए और अपन जोड़ रहे हैं, उसको गुणा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं। देखा रहे तो उत्तर लेंस के रूप में बनेगा। 2 बाहर के उत्तर लेंस है, उन्होंने जोड़ा, इसका मतलब फोकल दूरी इसकी क्या होगी, उधर जाएगी ना, तो पॉजिटिव होगी फोकल दूरी, क्योंकि मर्ज हो रहा है यहाँ पे आके, तो ये पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे एक चीज और जान लो आप कि जो 1/f है, ये क्या कहलाता है,
लेंस की डायप्टर। अभी डायप्टर क्या होता है तो कौन बताएगा? नहीं, ये तो मुझे भी पता है, ये तो मुझे भी पता है कि डायप्टर शक्ति को नापने के लिए है, लेकिन कैसे निकाला? क्या है ये? मतलब क्यों कहते हैं इसको डायप्टर? क्या है इसकी परिभाषा, क्या है? हर चीज़ में कारण पूछ लेना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन, आपको खुद अपने मन से आना चाहिए ये क्वेश्चन। बताते हैं। लगता नहीं, मुझे खुशी होती है कि जब ये कि अब समझ में आ गया है तो इसका तरीका ये होता है कि लेंस की शक्ति का अर्थ क्या है। लेंस की शक्ति का अर्थ है, लिख लो इसको भी, छोटे एक ही लाइन में है। लेंस की शक्ति उसके द्वारा कार। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए एक लेंस ये है और इसकी फोकल दूरी है यहाँ पर, इस सरफेस की, किसकी? इस सरफेस की हुई ना फोकल दूरी, क्योंकि इससे इस सरफेस का कहाँ होगा? आर। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई किरण समानांतर आ रही है तो फोकस से मिलती है। अगर लेंस ऐसा हो जो कि इसको और पास लिया है, यानी कि अगर एक किरण यहाँ आ रही है तो ये इसका फोकल इस जगह बने, इसको अलग बना देता हूँ, आप दोनों एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे। तो किस में ज़्यादा मुड़ा? कौन से वाले फोकल दूरी में ज़्यादा मुड़ा? जिसकी कम थी, जिसकी कम थी। इसलिए अब समझ में आ गया कम से क्यों रिलेशन है पावर का, कि जो जितना विचलन कर रहा है वो इससे प्रदर्शित हो रहा है। यानी कि अगर फोकल दूरी ज़्यादा होगी तो उसका विचलन कम हो रहा है, और अगर मान लीजिए फोकल दूरी कम है तो इसका कोण विचलन कौन सा, विचलन कोण कौन सा हुआ यहाँ पर? अगर ये चली आती सीधे तो ये हुआ विचलन कोण। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसको F कहा है और इसको H कह लें, और ये आप करें तो ये कहाँ हुआ विचलन कोण? ये हो गया। ठीक है, तो tan डेल्टा कितना होगा? tan डेल्टा H अपॉन F। और टेंजेंट लैम्डा को हम कहते हैं शक्ति, लेंस की
शक्ति। तो यदि F इजिकल टू 1 हो, 1 मीटर हो, यदि F1 हो, F1 हो और H भी 1 हो, तो क्या होगा? टेंजेंट लैम्डा विल बी tan 45 डिग्री। ठीक है, तो हम अगर हम इसको कहते हैं कि H इजिकल टू 1 है केवल, तो ये कहलाता है 1/f। यानी कि अगर हम 1 मीटर, किसी भी 1 मीटर की दूरी पर अक्ष से जो फोकल लेंथ पर विचलन हो रहा है जिस कोण का, उसको हम शक्ति कहते हैं लेंस की। सीधे शब्दों में क्या हो गया कि जो उसकी फोकल लेंथ है उसका व्युत्क्रम वो लेंस की शक्ति हो गया। यानी कि अगर 3 लेंस लगे हुए थे, इसको मान लो ये P1 था, ये P2 था, ये P3 था, तो कंबाइन की क्या होगी शक्ति? P इजिकल टू ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो केवल समझाया था मैंने कि इसको ऐसे होता है, ऐसा नहीं लगे आपको कहाँ से आ गया ये। अपने को याद केवल रखना है 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस f2 और 1/f इजिकल टू p विच इज इन डायप्टर। तो 1/f इजिकल टू p, तो यहाँ क्या हो गया? p इजिकल टू p1 प्लस p2। ठीक है, कल इसके ऊपर 4 न्यूमेरिकल करेंगे अपन जो अब तक पढ़ा है। हाँ क्या हो बेटा? हाँ, अगर इधर से मान लो किरण आ रही हो, लो अब इसको उल्टा कर लो, इसमें क्या है? सेम। मान लो इसकी फोकल दूरी यहाँ पर है इतनी बड़ी, इस वाली सरफेस की, ऐसा हो सकता है ना, ये थोड़ा सा प्लेन हो और दूसरा वाला ज़्यादा कर्व हो, तो इसकी फोकल दूरी मान लो यहाँ पे हो और इधर इसकी इतनी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये यहाँ से आ रही है किरण, ठीक है ना, और इसका कर्वेचर फर्क है, इसका कर्वेचर फर्क है, तो कहाँ पे जाएगी ये? तो क्या होगा इस पे? अब यहाँ पर दोनों की अलग अलग शक्ति होगी, क्योंकि एक का कर्वेचर फर्क है और दूसरे का कर्वेचर फर्क है, तो इसे दोनों ही की शक्ति अलग अलग होगी। यानी कि अगर इसको अगर यूँ बना के देखें जो आपने पूछा है, एक तो हो यूँ बिल्कुल सीधा और दूसरी हो ठीक है ना, तो इसमें इस वाले जो आपने पूछा उसका ये अर्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले लेंस की शक्ति कैसे निकलेगी? इस सरफेस की शक्ति अलग होगी और इस सरफेस की शक्ति अलग होगी, दोनों की शक्ति अलग होगी, क्योंकि इस वाले सरफेस के द्वारा विचलन अलग किया जाएगा और इस वाले सरफेस के द्वारा विचलन अलग किया जाएगा। लेकिन 12th स्टैंडर्ड तक ये क्वेश्चन यही आएगा हमेशा, जबकि दोनों के समतल अवतल, ये अपने लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर कि जो समतल उत्तल या समतल अवतल, यानी कि दोनों तरफ से जिसका बराबर कर्व है, वही क्वेश्चंस वही अपने कोर्स में है, ये है इसका। लेकिन इसको फिर लंबा डेरिवेशन करके अपन कर सकते हैं, इसको भी अभी इसी से कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में भी नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। बट हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। और अगर इसको हम यूँ भी कर लें, इसको अभी तो यूँ कर रहे थे ना, ये वाले क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे हम लोग। ठीक है ना, और हम ये क्वेश्चन भी करेंगे कि ये आपको बता रहा हूँ कि सारे किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए, कोई फर्क नहीं अपने लिए, तो बस ये जो सिद्धांत सीख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए एक यहाँ पे रखा हुआ है अवतल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण मान लो, चलो या वो सरल हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं इसको एक उत्तल लेंस को यहाँ पे पानी में रख दिया, ये पानी है, ठीक है, और ये हमारा सिल्वर कर रखा है, तो ये समतल दर्पण है। तो अभी क्या कैसे काम कर रहा है ये? नहीं, कैसे निकालेंगे अपन पहले इसका निकाल लेंगे कि इसकी अकेले की फोकल लेंथ क्या है,
अब ये कंबाइंड लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, तो अगर वो कहे कि पानी वाले लेंस जो पानी से लेंस बन रहा है उसकी क्या फोकल लेंथ होगी, वो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मतलब कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ जाए, ये पानी के द्वारा जो लेंस बन जाता है ये हमेशा, इसको हमेशा लंब बना लो, पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस बन रहा है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये वाला क्या बन रहा है, इस तरह का, दिस और अवतल, यानी कि समतल अवतल, जैसे यहाँ पे समतल उत्तल, ठीक है। तो कोई सा भी लेंस, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप कल देखना इन क्वेश्चंस को आप करोगे जब, कि कोई सा भी कॉम्बिनेशन होगा तो आपको बहुत ही सरलता से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाले फार्मूले बस ये याद रखना जरूर, ये 3 फार्मूले।